हेलो क्लास 6, तो वेलकम टू सनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम पहुंच चुके हैं डे 3 में। सो यहाँ पे हम कर रहे हैं बेटा अपना ब्रिज कोर्स। और डे 1 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, डे 2 में भी हमने की है एंड आज हम पहुंच चुके हैं डे 3 पे। सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो मेरा एकदम प्रॉपर होगा एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो ये हमारा सिलेबस है। ऑलरेडी मैं आपको दोनों लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि टोटल इस ईयर हमको 12 के 12 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। एंड किस किस चैप्टर का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। तो चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये हमने डे 1 में किया था, ठीक है। मैग्नेट के बारे में और लेंथ एंड मोशन के बारे में हमने डे 2 में किया था। और आज की क्लास में हम मटेरियल अराउंड अस एंड टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में डे 3 में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो डे 3 में इसमें से, इस चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप क्लास 5th में पढ़कर आए हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे, उन्हीं चीज़ों को हम सीखेंगे, ठीक है। ताकि जब हम क्लास 6th का अपना चैप्टर पढ़ें तो आपको ये फील ना हो कि ये वाली चीज़ तो हम भूल गए हैं या फिर ये वाली चीज़ तो अब हमको याद ही नहीं आ रही है। तो सारी चीज़ें जब आपको रिकॉल रहेंगी तो ही चैप्टर पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए तो करते हैं फटाफट से शुरुआत। सबसे पहले हम बात करेंगे मटेरियल अराउंड अस के बारे में। ऐसा ही चैप्टर आपका क्लास 5th में भी था, है ना, जहां पे आप मटेरियल के बारे में जानते थे, किस शेप का है मटेरियल, किस साइज का है, कलर का है। तो ये सारी की सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। फटाफट से इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है बेटा, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। सबसे पहले आपको अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है, कि वो किस शेप का है, किस कलर का है, किस साइज का है, उसका टेक्सचर क्या है। मतलब वो स्मूथ सरफेस है कि वो रफ सरफेस है, वो भारी है कि वो हल्का है, और वो किस मटेरियल से मिलके बना है। तो इतनी सारी चीजें आपको अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल्स। जैसे कि नोटबुक के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो नोटबुक का मटेरियल क्या हो जाएगा, जैसे कि पेपर है। पेन का मटेरियल क्या, मतलब पेन किससे मिलके बना है, प्लास्टिक से भी मिलके बन सकता है और मेटल से भी मिलके बन सकता है। टेबल जो आपको अपने आसपास दिख रही है, वो टेबल किस मटेरियल से मिलके बना है, तो वुड का भी हो सकता है टेबल, प्लास्टिक का भी टेबल हो सकता है। बॉटल के बारे में अगर हम बात करें तो बॉटल प्लास्टिक की भी हो सकती है, ग्लास की भी, यानी कि कांच की भी बॉटल हो सकती है। तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया है, अब आपको चेक करना है कि भाई उसका मटेरियल कैसा है, ठीक है। आगे समझ में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। और यहां से आपको ये पता चलेगा कि हाँ, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग मटेरियल से मिलके बने हैं, ठीक है। देन हाउ टू ग्रुप मटेरियल। अब हम इन मटेरियल को कैसे ग्रुप करेंगे, तो देखो मटेरियल को ग्रुप करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। उनके कलर के बेस पे हम उनको ग्रुप कर सकते हैं, उनके साइज के बेस पे हम उनको ग्रुप कर सकते हैं, उनके शेप के बेस पे हम उनको ग्रुप कर सकते हैं, वो किस टाइप के मटेरियल से मिलके बने हैं हम उस बेसिस पे उसको ग्रुप कर सकते हैं, या फिर उसका काम क्या है, उसका पर्पस क्या है उस ऑब्जेक्ट का, इस बेसिस पे भी हम मटेरियल को ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट और मटेरियल इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन द कॉमन प्रॉपर्टीज। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं, ये सारी की सारी क्या है बेटा, कॉमन प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इनके बेस पे ही हम एलिमेंट्स को या फिर इन मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। Why do we group material? हम मटेरियल को ग्रुप क्यों करते हैं, ताकि हमारे लिए चीज़ें आसानी हो जाए, ठीक है, हम आसानी से चीज़ों को पहचान लें। मान लो अगर आपको रोटी खानी है, ठीक है, अगर आपको भूख लगी है कि भाई मुझे रोटी खानी है, तो आप कहाँ जाओगे, बेडरूम में तो जाओगे नहीं, आप फटाफट से किचन में जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको पहले से ये चीज़ें कैटेगराइज कर दी गई हैं कि अगर भूख लगती है तो किचन में ही जाना है, ठीक है। कभी ऐसा होता है ना कि घर में अगर पेंट वेंट हो रहा होता है तो सारी चीजें फैल जाती हैं, है ना। मजा तो आता है कि हाँ ऐसे ठीक से तय करके चीजों को नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन सोचो सारी चीजें एक ही जगह पे हम पूरे घर की लाके रख देते हैं, और जब हमको कोई चीज ढूंढनी होती है तो हमारे लिए कितनी मुश्किलें हो जाती है भाई, हमें चीजें मिलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त चीजें सिर्फ रैंडम वे में रखी गई होती हैं, उनको कैटेगराइज नहीं किया गया होता है, ठीक है। तो अगर हम चीज़ों को कैटेगराइज करके रखेंगे तो वो हमारे लिए आसान रहेगा, हम उसको आसानी से, हम क्या बोल सकते हैं कि उसको आसानी से हम चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो मेक स्टडी इजी, हेल्प इन कंपैरिजन एंड हेल्प इन चूजिंग राइट मटेरियल फॉर यूज, ठीक है। उस वक्त
जब जरूरत होती है तब चीजें मिलती नहीं है ना, तो बेटर है कि उस सबको अपनी अपनी प्लेस पे रखा जाए। वन ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप्ड इन मेनी वेज, एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से हम ग्रुप कर सकते हैं, डेफिनेटली हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे है व्हाट व्हाई डिफरेंट मटेरियल आर यूज, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मटेरियल्स का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है, जैसे कि ग्लास, ठीक है, पानी पीने वाला ग्लास, टम्बलर बोल लो। अब अगर मुझे पानी पीने के लिए ग्लास चाहिए, ठीक है, तो वो किस किस से मिलके बन सकता है, या तो वो कांच से मिलके बनेगा यानी कि ग्लास से मिलके बनेगा, प्लास्टिक से मिलके बन सकता है, ठीक है, मेटल से मिलके बन सकता है ना। अगर आप मुझसे बोलो कि मैम पेपर का ग्लास बना लो, ठीक है, या फिर आप कपड़े का ग्लास बना लो, तो पेपर का ग्लास एक बार को चल जाता है, ठीक है, बट उसमें भी कुछ हमको प्लास्टिक्स लगाने पड़ते हैं, है ना, प्रॉपर पेपर से भी काम नहीं बनता। अगर कहें कि भाई कपड़े का ग्लास बना लो, तो क्या वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अलग अलग चीजों के लिए हमको अलग अलग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर है। सो एग्जाम्पल मेकिंग अ टम्बलर मस्ट होल्ड वाटर, आपको पता है कि भाई ग्लास में हमको क्या रखना है, पानी रखना है, तो एटलीस्ट वो पानी को होल्ड कर पाए, पानी को लीक ना करें, और इस वजह से हमको एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए या तो हम ग्लास का ग्लास बनाएंगे, प्लास्टिक का ग्लास बनाएंगे, स्टील का ग्लास बनाएंगे, कपड़े का या फिर कोई भी ऐसी चीज का हम ग्लास नहीं बना सकते जिससे पानी लीक कर जाए, इसीलिए अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, अब देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की, कोई मटेरियल बहुत डल होता है, कोई मटेरियल बहुत चमकदार होता है, कोई मटेरियल बहुत साउंड प्रोड्यूस करने वाला होता है, जबकि कोई मटेरियल बिल्कुल भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल्स की, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमको जो प्रॉपर्टी दे रखी है दैट इज लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। तो लस्ट्रस का मतलब होता है शाइन करना, चमकना, नॉन लस्ट्रस भी क्या होता है, मतलब कोई चीज चमकदार नहीं है, ठीक है। तो इन बेसिस पे भी हम एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो लस्ट्रस क्या होता है, शाइनी मटेरियल, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो ये मोस्टली मेटल होते हैं जो चमकदार होते हैं। फिर हम बात करते हैं नॉन लस्ट्रस, यानी कि जो चमकते नहीं है, जैसे कि पेपर है, वुड है, रबड़ है, चौक है, तो ये ऐसे मटेरियल है जो चमकते नहीं है। तो पहला कैटेगराइजेशन हमने कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, कि कौन से मटेरियल चमक रहे हैं एंड कौन से मटेरियल नहीं चमक रहे, ठीक। इसके बाद आता है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। सो मटेरियल को हम उनके हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेसिस पे भी अरेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, हैवी वेट होते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो उनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। सो हार्ड मटेरियल डिफिकल्ट टू स्क्रैच और कंप्रेस, इसको हम ऐसे स्क्रैच आसानी से नहीं कर पाएंगे, इसको हम कंप्रेस आसानी से नहीं कर पाएंगे, जैसे कि स्टोन है, आयरन है, ग्लासेस है, तो ये हमारे हार्ड मटेरियल में आ जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर हम सॉफ्ट मटेरियल के बारे में बात करते हैं, तो सॉफ्ट मटेरियल आर इजी टू कंप्रेस, इनको कंप्रेस करना आसान होता है, इनको ऐसे स्क्रैच करना आसान होता है, जैसे स्पॉन्ज वगैरह हो गया, है ना। कैंडीज देख के तो मुंह में पानी आ गया होगा, आया कि नहीं आया है, कैंडीज देख के मुंह में पानी आ गया है, ठीक है। तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। एंड कॉटन कैंडी है, कॉटन है, नॉर्मल रबड़ है, तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं। हार्डनेस इज रिलेटिव, रबड़ इज हार्डर देन स्पॉन्ज बट सॉफ्टर देन आयरन। तो यहाँ पे हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या है, एक रिलेटिव है, कि जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं एक चीज को दूसरी चीज से, कि हाँ ये इससे ज्यादा हार्ड है, ये इससे कम हार्ड है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो बेटा हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी हम ऐसा बोल सकते हैं कि चीजें होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके आर पार आपको आराम से दिखाई दे जाता होगा, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके आर पार धुंधला धुंधला नजर आता है, एंड कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके आर पार हमको दिखता ही नहीं है। जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड के पीछे क्या है आपको नहीं दिख रहा, दैट मीन्स दिस बोर्ड इज ओपेक, ठीक है। ये मेरा हाथ है, अब इस हाथ के पीछे मैं क्या कर रही हूँ आपको नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा ना, हाँ नहीं दिख रहा है, तो मतलब मेरा हाथ क्या है यहाँ पे, ओपेक है, ठीक है। और ग्लास अगर मैं ले लूं, ठीक है, तो ग्लास के आर पार आप आराम से देख पाते हो। कर्टन ले ले अगर हम, तो कर्टन के आर पार ना धुंधला धुंधला हमको दिखाई दे जाता है, तो वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से तीन टाइप के यहाँ पे मटेरियल होते हैं, वन इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड
ओपेक मटेरियल हो जाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट से हम क्लियरली आर पार देख सकते हैं, एग्जाम्पल है ग्लास, वाटर, एयर, ठीक है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जहां पे हम धुंधला धुंधला देख पाते हैं, ठीक है। कैन सी पार्शियली, जैसे कि बटर पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास, तो ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ओपेक मतलब जिनके आर पार हम बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं, देख ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो नहीं देख पाओगे, ठीक है। सो कैन नॉट सी थ्रू, जैसे कि वॉल है, ठीक है, वुड है, मेटल है, कार्डबोर्ड है, तो ये सारे के सारे हमारे ओपेक के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक। दिस प्रॉपर्टी हेल्प इन चूजिंग मटेरियल फॉर विंडो, डोर, कंटेनर्स एटसेट्रा। तो इन सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल जनरली हमारे घरों में ही किया जाता है, ठीक है। हमारी जो खिड़कियां होती हैं, जो ग्लास लगे होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो दरवाजे होते हैं वो ओपेक होते हैं, ठीक है। एंड बाकी कुछ ऐसे भी हम ग्लासेस लगाते हैं जो ट्रांसलूसेंट होते हैं, क्लियर, जो ऑफिसेस वगैरह में आपने देखा होगा या फिर अपने स्कूल्स में देखा होगा, ठीक है। नाउ सॉल्युबिलिटी इन वाटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो बेटा सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि पानी के अंदर कितने अमाउंट में कौन सी चीज डिसॉल्व हो पा रही है, उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे कि आप एक गिलास पानी ले लो, ठीक है, अब उसी गिलास पानी में मैं कहूं कि भाई चीनी डालो, आप कितना चीनी डालोगे, 1 चम्मच चीनी डालोगे वो डिसॉल्व हो जाएगी, 2 चम्मच चीनी डालोगे वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, 3 चम्मच अगर चीनी डालते हो तो हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाए एंड कुछ पार्टिकल्स अनडिसॉल्व ही रह जाएं। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि भाई पानी की अपनी एक टेंडेंसी है कि वो 3 चम्मच या फिर 2.5 चम्मच से ज्यादा शुगर को डिसॉल्व नहीं कर पा रहा। सो दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, कि इस टेम्परेचर पे इतने पानी में इतना ही चीनी डिसॉल्व कर पा रहे हैं हम, इसी को बेटा हम सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी लिक्विड, राइट। सो सॉल्युबल मटेरियल डिसॉल्व इन वाटर, एग्जांपल शुगर और सॉल्ट पानी में मिला दिया, अगर डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वो हमारा इनसॉल्युबल मटेरियल में आ जाएगा। वाटर डिसॉल्व मेनी सब्सटेंसेस एंड एसेंशियल फॉर लाइफ, आपको भी पता है भाई हमारी बॉडी में 70 to 72% पानी हमारी बॉडी के अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। तो पानी तो भाई हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, हाइड्रेट होने के लिए भी हमें पानी चाहिए होता है, ठीक है। नाउ हैवी और लाइट, तो ऑब्जेक्ट को हम कितना भारी है ऑब्जेक्ट, कितना हल्का है, इस बेसिस पे भी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट कैन बी हैवी और बहुत ज्यादा वो लाइट भी हो सकता है, ठीक है, केजी में भी हो सकता है उसका वेट और मिलीग्राम में भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी हम चीजों को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बेटा व्हाट इज मैटर, क्या हो गया मैटर भाई, हाँ क्या हुआ है मैटर, तो आप क्या बोलते हो, कुछ नहीं बस लड़ाई हो गई थी मेरे दोस्तों से, यही मैटर हो गया। तो फिलहाल हम इस मैटर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, ये तुम्हारा मैटर है, अब तुम इसको संभालो। लेकिन यहाँ पे हम साइंस के मैटर के बारे में जरूर बात करेंगे बेटा। तो साइंस का मैटर क्या कहता है, ठीक है, कि अपने उन मैटर को छोड़ो और इन मैटर पे ध्यान दो। तो मैटर इज बेसिकली कि अपने आसपास जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, पेन है, टेबल है, चेयर है, फैन है, कॉपी है, ठीक है, बुक है, फोन है, लैपटॉप है, पीसी है, जो भी चीजें, सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें मैटर कहलाती हैं। मैटर वो हर एक चीज है, ठीक है, क्या कह रही हूं मैं, मैटर वो हर एक चीज है जिसके पास खुद का मास होता है, जिसके पास वॉल्यूम होता है, वो मतलब मैटर कहलाता है, ठीक है। सो एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम मैटर बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है वाटर, एयर, स्टोन, वुड, मिल्क, ये सारे के सारे हमारे मैटर है, ठीक है। ये पेन है, ये पैनल है, यहाँ पे जितनी भी चीजें मेरे आसपास रखी गई है, ठीक है, उसमें तो शायद नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन में, कुछ व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा होगा है ना, तो पेपर्स वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगे, सारे के सारे यहाँ पे मैटर हो जाएंगे, ठीक है। एयर इज ऑल्सो मैटर बिकॉज इट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अगर आपसे कोई बोले कि क्या एयर मैटर है, आप बोलोगे यस एयर इज मैटर, क्यों, क्योंकि एयर के पास भी खुद का मास होता है एंड उसके पास भी वो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है बेटा। नाउ अब हम नेक्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट इज टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको बुखार वगैरह कभी अगर हो जाता है तो थर्मामीटर से आप खुद ही अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेते हो, है ना, ये तो सिर्फ पढ़ने की बात है, ठीक है। तो एक लिटिल डॉक्टर तो भाई देखो आप भी हो, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट और कोल्ड। तो अच्छा, हॉट एंड कोल्ड वाला गेम भी आपने खेला होगा, खेलते हो कि नहीं खेलते हो,
ठीक है। अभी शॉर्ट्स में तो देखो मुझे बहुत सारे ऐसी शॉर्ट्स दिखाई देते हैं कि कुछ लोग होते हैं ना, एक दो चीज़ गेस करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने कोई चीज़ गेस कर ली और सामने वाले को बताना है वो चीज़, ठीक है। तो वो अगर उसके नियर आ जाएगा तो मैं क्या बोलूँगी, हॉट हॉट हॉट, है ना, उसके नियर आ जाता है तो, और फिर दूर चला जाता है तो हम बोलते हैं कोल्ड कोल्ड कोल्ड। तो इस तरीके का गेम भी है, बट यहाँ पे हम उस गेम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम गर्म और ठंडे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ हॉट है एंड कौन सी चीज़ कोल्ड है। विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर हम आसानी से पता कर लेते हैं भाई कि कौन सी चीज़ हॉट है, कितनी हॉट है, कौन सी चीज़ कोल्ड है और कितनी कोल्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या बात बता रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे ये हॉट एंड कोल्ड का जो कॉम्बो यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। चलो, सो एक्टिविटी क्या है, फीलिंग हॉटनेस और कोल्डनेस, वन हैंड इन वार्म वाटर एंड वन हैंड इन आइस कोल्ड वाटर, देन बोथ हैंड इन नॉर्मल वाटर, ठीक है। 3 टब ले लो आप, इसमें हॉट वाटर है, इसमें कोल्ड वाटर है और इसमें नॉर्मल वाटर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड हॉट वाटर में डालना है और राइट हैंड आपको कोल्ड वाटर में डालना है। तो जब आप अपना लेफ्ट हैंड, ठीक है, यहां से हो सकता है कि उल्टा दिखे, ठीक है, तो जब आप अपना लेफ्ट हैंड कोल्ड वाटर में डालोगे, मान लो चलो यहाँ पे आपने चलो हॉट ले लिया, लेफ्ट इसमें डाल दिया और राइट आपने इसमें डाल दिया, राइट हैंड, तो राइट हैंड को कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा, लेफ्ट हैंड को कैसा फील होगा, गर्म फील होगा। अब दोनों हाथ आपने एक साथ निकाले, ठीक है, ठंडे गर्म पानी से निकाला और नॉर्मल वाटर में डाल दिया। अब देखो जो हाथ अभी अभी गर्म पानी से निकल कर आया है उसको ये पानी ठंडा लगेगा, और जो अभी भी ठंडे पानी से निकल कर आया उसको ये पानी गर्म लगेगा, ठीक है। सो बेसिकली हम सेंसिटिविटी से भी 100% श्योर नहीं होते हैं कि कौन सी चीज़ ठंडी है कौन सी चीज़ गर्म है। ये तो हमने अपने रेफरेंस से बताया कि ये चीज़ ठंडी है ये चीज़ गर्म है। अब हमारी ही बॉडी है, दोनों हमारे ही हाथ है और सेम ही पानी है, फिर भी एक हाथ को पानी गर्म लगेगा और एक हाथ को पानी ठंडा लगेगा। ये सेम एक्टिविटी बेटा आप अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, बस ज्यादा गर्म खौलता हुआ पानी मत ले लेना, ठीक है। नाउ यहां पे देखो अब हम क्या देख रहे हैं कि ठीक है, वन हैंड इन वार्म वाटर, ये तो मैंने बता दिया, तो एक हाथ को हमको बहुत गर्म फील होगा और एक हाथ हमको ठंडा ठंडा फील कराएगा, ठीक। नाउ यहाँ पे हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, तो जनरली आप हमेशा टेम्परेचर के बारे में बात करते होंगे कि आज का वेदर फोरकास्ट कैसा है, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आज कितने डिग्री टेम्परेचर हमारा सराउंडिंग रहने वाला है। तो इन सब के बारे में अक्सर हम बातें कर लिया करते हैं, ठीक है। तो यही सब कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, टेम्परेचर देखा जाता है कि वो आज तो बहुत गर्मी पड़ने वाली है, ठीक है, आज बहुत सर्दी होने वाली है, आज बारिश होगी, तो बारिश होने से क्या होता है, टेम्परेचर अपने आप कम हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली टेम्परेचर हमको ये चीज़, टेम्परेचर सिर्फ बुखार चेक करने के लिए नहीं होता, या फिर टेम्परेचर सिर्फ हॉटनेस को चेक करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर से हम हॉटनेस एंड कोल्डनेस दोनों के दोनों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो टेम्परेचर इज रिलायबल मेजर टू हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है या फिर कितना हॉट है, इसी को हम बोलते हैं कि भाई टेम्परेचर मेजर करना, ठीक है। एंड टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, राइट। अगर हाई हॉटर बॉडी होगा तो हाई टेम्परेचर जाएगा, कोल्डर बॉडी होगा तो लोअर टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस इन टेम्परेचर टेल हाउ मच हॉटर और कोल्डर वन बॉडी इज देन अनदर। तो इनको कंपेयर करेंगे, जब हम टेम्परेचर को कंपेयर करेंगे, सो वी कैन से दैट कि हाँ ये चीज हॉट है और ये चीज कोल्ड है, ठीक है, क्लियर। चलिए देन अभी मैंने आपको बताया भाई कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए व्हाट वी नीड, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बेटा हमको थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बच्चे, थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है। ये हमारा एक मेजरिंग डिवाइस है टू मेजर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें भी काफी टाइप के 3 मेन टाइप ऑफ थर्मामीटर के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर है, मर्क्यूरी थर्मामीटर है। तो इन सारे टाइप के थर्मामीटर के बारे में हम बात करेंगे। आपने कितने टाइप के थर्मामीटर देखे ये आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। चलो सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। तो क्लियरली मेंशन है भाई कि क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ पे यूज किया जाता होगा, क्लिनिक में यूज किया जाता होगा, डॉक्टर्स उसको यूज करते होंगे। एंड अगर डॉक्टर यूज करते हैं तो वो फीवर चेक करने के लिए ही यूज करेंगे, केमिकल्स को चेक करने के लिए यूज थोड़ी करेंगे, ठीक है।
सो मेजर्ड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, तो क्लिनिकल थर्मामीटर से हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, आजकल मॉडर्न क्लिनिकल थर्मामीटर आ गया, मतलब डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, आप सबके घरों में भी होगा। और ये चलता किससे है, ये सेल से चलता है। ठीक है, बैटरी से चलता है। ठीक, तो रन ऑन बैटरीज एंड गिव डायरेक्टली इन नंबर, तो आपको बहुत ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपना फीवर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे, ठीक, तो पुरानी वाली रीडिंग आ जाएगी, थोड़ा देर वेट करेंगे, उस पर LO लिखा आ जाएगा और फिर आप क्या करेंगे, अपना फीवर चेक कर सकते हैं। और जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा वो आवाज करने लग जाएगा और आपको फिर निकालना है और देखना है कि हाँ बुखार है कि नहीं है। ठीक, सो अर्लियर मर्क्यूरी थर्मामीटर वर यूज्ड बट नाउ डेज अवॉइडेड, पहले के टाइम पे बेटा मर्क्यूरी थर्मामीटर यूज किया जाता था। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, हो सकता है कि आपने मर्क्यूरी थर्मामीटर ना देखा हो। ठीक है, कांच की थर्मामीटर होती थी और उसके अंदर मर्क्यूरी भरा जाता था और उससे बुखार चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था क्योंकि बहुत प्रॉपरली हमको रीडिंग देखनी पड़ती थी। ठीक है, सो मर्क्यूरी थर्मामीटर इसीलिए अब हटा दिया गया क्योंकि जो मर्क्यूरी मेटल होता है ना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत जहरीला होता है। अगर किसी ने ऐसे मान लो कि मुंह में ऐसे रख के अपना फीवर चेक किया और छोटा बच्चा है ना, और अगर उसने उसको क्रश कर दिया तो मर्क्यूरी उसके मुंह में चला जाएगा और वो मैंने क्या बताया, बहुत खतरनाक, बहुत जहर वाला उसके अंदर एलिमेंट डाला जाता है, तो इससे इंसान की जान को भी खतरा होता है। इसीलिए अब हम उस टाइप के मर्क्यूरी थर्मामीटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ स्केल यूज्ड, अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन कौन से स्केल का इस्तेमाल करते हैं। सो है तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्केल। ठीक है, कितने स्केल है बेटा, टोटल 3 स्केल है, लेकिन मेन स्केल की अगर मैं बात करूं कि स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है तो वो होता है हमारा केल्विन। इसके अलावा आपको सेल्सियस मिल जाएगा और आपको फ़ारेनहाइट मिल जाएंगे। तो ये 3 यूनिट होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, स्टेप टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, चलो अब अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं जरा। सो वॉश हैंड एंड थर्मामीटर टिप। ठीक है, हाथों को भी धो लो, थर्मामीटर की टिप को भी धो लो। ठीक है, थर्मामीटर को रीसेट कर दो एंड प्लेस अंडर द टंग, यहाँ पे टंग पे आप रख दो एंड वेट फॉर अ बीप, आप आर्मपिट्स में भी रख सकते हो, आप टंग में भी रख सकते हो और आपको 1 मिनट के लिए बीप 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे ही बीप की आवाज आएगी थर्मामीटर से आपको उसको निकालना है और टेम्परेचर को रीड करना है, फिर से उसको क्लीन करके आपको रख देना। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा फील हो कि नहीं है अब मुझे बुखार होने वाला है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो आप थर्मामीटर से चेक कर सकते हो। ठीक है, नाउ फ़ारेनहाइट स्केल, जो अभी मैंने आपको बताया कि 3 यूनिट होती है, सेल्सियस है, केल्विन है एंड फ़ारेनहाइट है। तो फ़ारेनहाइट कितना होता है, अगर मैं कहूँ कि भाई अभी आपको बुखार है कि नहीं है, आप चेक करते हो ना, आप बोलते हो नहीं 99 डिग्री है मुझे तो बुखार है, 100 डिग्री है मुझे तो बुखार है, तो 99 डिग्री क्या, 100 डिग्री क्या, यूनिट क्या होती है, वो यूनिट होती है फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज आप सेल्सियस में मेजर करते हो तो वो होता है अप्रोक्सीमेटली 36-37 के आसपास। अगर 37 से ज्यादा आपका बॉडी टेम्परेचर जाता है दैट मीन्स आपको फीवर है सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में अगर 98.6 से ज्यादा आपका टेम्परेचर जाता है मतलब आपको बुखार है, अदरवाइज आप बिल्कुल नॉर्मल हो। ठीक है, सो फ़ारेनहाइट स्केल इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन साइंटिफिक वर्क, सिर्फ और सिर्फ केल्विन का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली टेम्परेचर देखने के लिए हम सेल्सियस का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी यूनिट को आप इस्तेमाल कर लो, किसी में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, नाउ लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रही है दैट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर, यानी कि लैब में केमिकल्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड इसका जो टेम्परेचर होता है वो -10 से लेकर +110 तक आप इसके टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो बॉडी टेम्परेचर भी नहीं होता। ठीक है, इस वजह से इसको हम बॉडी टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ठीक, सो मेजर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इन एक्सपेरिमेंट, आइस, बॉइलिंग वाटर, इन सब का टेम्परेचर ये मेजर आराम से कर लेता है। ठीक है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब होता है। ठीक है, कैसी ट्यूब है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब है ना, बल्ब एट दी एंड आपको दिख जाएगा, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, ये मर्क्यूरी भी हो सकता है और ये एल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे रेड है तो मतलब एल्कोहल है। ठीक है, और इसमें जो मार्किंग की जाती है वो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में मार्किंग की जाती है। ठीक है,
नाउ रेंज देखो, रेंज ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज -10 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है एंड कैन नॉट बी यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। इससे हम बॉडी टेम्परेचर भाई मेजर नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर इससे हम मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। ऑफन यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना मिनिमम टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इससे हम मेजर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि भाई उसमें कितने नंबर ऑफ डिविजन्स प्रेजेंट है, ठीक। टेम्परेचर स्केल, 3 स्केल के बारे में अभी बेटा मैंने आपको बताया। कौन कौन से स्केल होते हैं? सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है एंड केल्विन है, ठीक है। सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन की यूनिट हमारी केल्विन ही होती है। सिंबल के बारे में बात करें तो सेल्सियस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज फ़ारेनहाइट एंड दिस इज केल्विन। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर कितना होता है? ऐसा यूनिट क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? देखो, एक चीज को मेजर करने के लिए काफी सारी यूनिट्स होती हैं, बट एक यूनिट ऐसी होती है जो बिल्कुल स्टैंडर्ड होती है, यानी कि जो हर जगह इस्तेमाल की जाती है, जो साइंटिफिक टर्म में इस्तेमाल की जाती है, वो यहाँ पे हमारा हो जाएगा केल्विन। क्या हो जाएगा वो हमारा बेटा? केल्विन हो जाएगा, ठीक है, दैट इज केल्विन। क्लियर है? नाउ अब देखो कन्वर्जन के बारे में क्या बात करें कि केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस, ब्लर हो गया क्या? केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। तो मान लो अगर मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस मेरे पास टेम्परेचर है, और मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर 25 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है, सेल्सियस में है, तो केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा? तो आप क्या करोगे? केल्विन इज इक्वल टू 25 प्लस 273.15, तो केल्विन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 298.15। तो आप बोलोगे भाई अगर सेल्सियस में 25 है, ठीक है, अगर सेल्सियस में 25 है तो केल्विन में हमारा 298.15 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 298.15 हो जाएगा। ओके, चलो अब एक होमवर्क दे दूं मैं आपको, कन्वर्जन का ही होमवर्क रहेगा, ठीक है। आपको 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेकेंड है आपका 50 डिग्री सेल्सियस, और थर्ड है आपका यहाँ पे कितना लिख दें? 75 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट इन केल्विन, कन्वर्ट इनटू केल्विन। आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये आपका होमवर्क है। फटाफट से आप क्लास को देखने के बाद होमवर्क करेंगे एंड इस होमवर्क की फोटो क्लिक करके, ठीक है, इस होमवर्क की फोटो को क्लिक करना है आपको एंड साथ ही साथ ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है, ताकि मैं आपका होमवर्क चेक कर दूं। और जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे बेटा ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं मेक श्योर कि वो ग्रुप में जुड़ जाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अगर वहां से भी आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो किसी भी क्लास 6 के लेक्चर पे आप कमेंट कर देंगे, वहां पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। ओके बेटा, सो आज के लिए इतना काफी है, बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, डे 4 में, ठीक है, और बहुत ही जल्दी आपकी पढ़ाई शुरू कर देंगे हम, ठीक। चलो, सो अब हमारी मुलाकात होगी बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।